Namaste, I am Dr. Swati Srivastav, Assistant Professor, Pragati College, Raipur. In today's video, we will study about a very important statistical concept that is p-value. So, let's start. p-value समझने के लिए सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस का टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस समझना होगा. इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन टेल टेस्ट क्या होता है और वन टेल टेस्ट में राइट टेल टेस्ट हम किसे कहते हैं. वन टेल टेस्ट यूज़ किया जाता है जब हमारी हाइपोथेसिस एक डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करती हो. जैसा कि आप यह देख रहे हैं, गर्ल्स विल स्कोर हायर. यहाँ पर एक डायरेक्शन शो हो रहा है हाइपोथेसिस में. मान लीजिए हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये इसका मीन पॉइंट है, ये इसका रिजेक्शन एरिया है हाइपोथेसिस का. जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं हाइपोथेसिस का रिजेक्शन एरिया है. अब आप देख रहे हैं जो हाइपोथेसिस का रिजेक्शन एरिया है कर्व के एक ही टेल पर है. आप देख रहे हैं कर्व के राइट टेल या अपर टेल पर हाइपोथेसिस का रिजेक्शन एरिया है. जब हाइपोथेसिस का रिजेक्शन एरिया कर्व के एक ही टेल में होता है इसे हम वन टेल टेस्ट कहते हैं. और यहाँ आप देख रहे हैं कि रिजेक्शन एरिया कहाँ है, कर्व के राइट टेल या अपर टेल में है. तो इस प्रकार के टेस्ट को हम लोग राइट टेल टेस्ट कहते हैं. ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये क्रिटिकल वैल्यू है. क्रिटिकल वैल्यू वह वैल्यू होती है जिसके आधार पर हम लोग हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं. यदि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है तो वन टेल टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू होती है 1.64. और यदि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 है तो वन टेल टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू होती है 2.33. यहाँ आप देख रहे हैं ये जो रिजेक्शन एरिया है यहाँ पे हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिलती हैं. जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं ये एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज़ यहाँ पर हमें मिलेंगी. अब ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं यही हमारी पी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है. तो पी वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन जबकि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो. आइए अब लेफ्ट टेल टेस्ट देखते हैं. लेफ्ट टेल टेस्ट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यदि हमारा कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उस प्रकार से हमें ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मिला, ये इसका मीन है, ये हमारा हाइपोथेसिस का रिजेक्शन एरिया है. आप देख रहे हैं हाइपोथेसिस का रिजेक्शन एरिया किस तरफ है, कर्व के लेफ्ट टेल में या लोअर टेल इसे हम कहते हैं. तो जब हाइपोथेसिस का रिजेक्शन एरिया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के लेफ्ट टेल या लोअर टेल में होता है तो उसे हम लोग लेफ्ट टेल टेस्ट कहते हैं. यदि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है तो जो क्रिटिकल वैल्यू है हमारे रिजेक्शन की वो कितनी होगी, -1.64. माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट टेल में है. यदि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 है तो हमारी क्रिटिकल वैल्यू कितनी होगी, -2.33. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो रिजेक्शन एरिया है यहाँ पर हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ दिख रही हैं. एक्सट्रीमली लो वैल्यूज़ हम इनको बोल सकते हैं और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है पी वैल्यू को. तो पी वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन व्हेन नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू. जब हमारी नल हाइपोथेसिस सही होती है और हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिलती है तो वो वैल्यू पी वैल्यू कहलाती है. आइए अब टू टेल टेस्ट देखते हैं. टू टेल टेस्ट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यदि हमारा कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रकार से हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मिलता है, ये हमारा मीन पॉइंट है. यदि रिजेक्शन एरिया हमें कर्व के दोनों टेल पे मिलता है, ये आप देख रहे हैं शेडेड पोर्शन, ये रिजेक्शन एरिया है. कर्व के राइट टेल में भी रिजेक्शन एरिया है, कर्व के लेफ्ट टेल में भी रिजेक्शन एरिया है. तो इस प्रकार का जब हमारा रिजेक्शन एरिया हमें दोनों टेल में मिलता है तो उसे हम टू टेल टेस्ट कहते हैं. ये क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं. क्रिटिकल वैल्यूज़ हमने देखा वे वैल्यू होती है जिनके आधार पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं. यदि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है तो टू टेल टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू होती है 1.96. और यदि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 है तो टू टेल टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू होती है 2.58. प्लस माइनस, यदि राइट टेल में है तो प्लस और यदि नेगेटिव या लोअर टेल में है तो माइनस. पी वैल्यू होता क्या है? पी वैल्यू कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी होता है. पी वैल्यू हमें मिलती है जब हम लोग स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं और जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमारी कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी होती है जिसे हम पी वैल्यू कहते हैं. पी वैल्यू संभावना होती है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मिलने की जबकि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो. जैसा कि अभी हमने देखा ये हमारा राइट टेल टेस्ट था तो यहाँ पे हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिल रही थी. एक्सट्रीम, या अगर हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट था तो हमें लेफ्ट टेल में भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिलती हैं. तो एक्सट्रीम वैल्यू मिलने की संभावना
जबकि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो उसे हम पी वैल्यू कहते हैं। पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी है कि जो भी हमारी ऑब्जर्व वैल्यू हमें मिल रही है, रिजल्ट मिल रहा है, वो हमें बाई चांस मिल रहा है। पी वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। इसके आधार पर हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। हम जो नल हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बेस होता है पी वैल्यू पर। पी वैल्यू काम करता है एविडेंस का नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने में। जितनी पी वैल्यू स्मॉल होगी उतना ही ज़्यादा एविडेंस होगा हमारे पास नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। पी वैल्यू को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल फॉर्म में, लेकिन हम लोग पी वैल्यू को परसेंटेज फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि पी वैल्यू यदि 0.03 है तो परसेंट फॉर्म में उसे हम 3% लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि 3% चांस है कि जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है वो बाई चांस मिल रहा है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट के कारण। उसी प्रकार यदि हमारी पी वैल्यू 0.9 है, इसका मतलब है कि 90% चांस है कि जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है वो बाई चांस मिल रहा है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट के कारण। जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो हाइपोथेसिस का रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस बेस्ड होता है अल्फा वैल्यू पे, और सिर्फ अल्फा वैल्यू पे बेस नहीं होता है, हमें कंपेयर करना होता है पी वैल्यू को अल्फा वैल्यू से। अल्फा वैल्यू क्या होती है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये जो अल्फा वैल्यू होती है ये हमारी प्री डिसाइडेड होती है। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हम लोग प्री डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितने लेवल पर अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। 0.05 लेवल पे टेस्ट करना है, 0.01 लेवल पे टेस्ट करना है, 0.1 लेवल पे टेस्ट करना है। तो अल्फा प्री डिसाइडेड होता है, पी वैल्यू कैलकुलेटेड होती है। अब यदि हमारी पी वैल्यू स्मॉल हो अल्फा से तो हमारी हाइपोथेसिस, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, वो रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन यदि पी वैल्यू हमारी जो निकली वो अल्फा से बड़ी निकलेगी तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल है क्रिटिकल वैल्यूज़ की, जिसके आधार पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ये टेबल एक्चुअली है लार्ज सैंपल के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल, ये कॉलम है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता स्तर का, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे है 1 टेल टेस्ट की वैल्यूज़ और 2 टेल टेस्ट की वैल्यूज़। यदि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 0.95 है, कॉन्फिडेंस लेवल 0.95 मतलब 95% चांस है कि जो भी रिज़ल्ट हमें मिल रहा है वो हमें हमारे ट्रीटमेंट के कारण मिल रहा है या एक्सपेरिमेंट के कारण मिल रहा है। तो जब 95% चांस है ट्रीटमेंट के कारण मिल रहा है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 0.05, मतलब 5% चांस है कि जो भी रिज़ल्ट हमें मिल रहा है वो किसी त्रुटि, किसी एरर के कारण मिल रहा हो। 1 टेल टेस्ट में क्रिटिकल वैल्यू होती है 1.64 और 2 टेल टेस्ट में क्रिटिकल वैल्यू होती है 1.96। अब यदि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 0.99 है, कॉन्फिडेंस लेवल 0.99 का मतलब है 99% चांस है कि जो भी रिज़ल्ट हमें मिल रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट के कारण हमें मिल रहे हैं। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 0.01, मतलब 1% चांस है कि जो भी रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं वो किसी एरर या त्रुटि के कारण मिल रहे हैं। तो हमारी 1 टेल टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू कितनी होगी 0.99 कॉन्फिडेंस लेवल पर? 2.33। और 2 टेल टेस्ट की वैल्यू कितनी होगी? 2.58। अब बात करते हैं कि पी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पी वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। जो भी स्टैटिस्टिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है Z स्टैटिस्टिक का, या फॉर्मूला देख रहे हैं Z का, तो जो भी स्टैटिस्टिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है उसके आधार पर हम पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे Z का फॉर्मूला दिया है x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन √n। x क्या है? हमारा मीन जो हमें मिला, ऑब्जर्व मीन। म्यू क्या है? एक्सपेक्टेड मीन या जो हमने हाइपोथेसाइज किया था वो मीन। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। n क्या है? कितना सैंपल था हमारा, कितने लोगों के ऊपर हमने स्टडी की, सैंपल साइज कितना था। मान लीजिए हमारी वैल्यूज़ कुछ इस प्रकार से मिली, जो मीन हमें मिला वो मिला 14, जो एक्सपेक्टेड मीन था वो है 15 जो हमने हाइपोथेसाइज किया है। सिग्मा है, मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिला 3 और n कितना है 20। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? n-1 इक्वल टू 19। 20 में से 1 माइनस किए तो कितनी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम?
19। जब हमने ये सब वैल्यूज़ पुट की तो हमारी जो z की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1.49। आप लोग करके देखिएगा, z की वैल्यू 1.49 आई। अब ये तो हमारी आ गई है z की वैल्यू। इसके आधार पर अब हमें p वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो p वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं एक टेबल दी हुई है। ये जो आप कॉलम देख रहे हैं ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉलम। यहाँ आप देख रहे हैं ये अल्फ़ा के कॉलम है। ये 0.1 की वैल्यूज़ हैं और ये 0.05 की वैल्यूज़ हैं। हमारा आंसर कितना आया, 1.49। तो हमें देखना है 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 1.49। तो यहाँ पे 1.49 नहीं दिख रहा है, हमें कौन सी वैल्यूज़ दिख रही हैं, 1.328 और 1.729। तो हमारा जो p वैल्यू है वो इसके बीच में कहीं मिलेगा। और अल्फ़ा जब हम लोग देखेंगे तो कितना अल्फ़ा है, 0.1 और 0.05 के बीच में। तो हमारी p वैल्यू 0.1 और 0.05 के बीच में हमें मिलेगी, जो कि हम ऐसे कर सकते हैं 0.1 प्लस 0.05 इसके बीच में हमें मिलेगी। तो वो कितनी होगी, 0.075। ये हमारी कैलकुलेटेड p वैल्यू है। अब ये जो कैलकुलेटेड p वैल्यू है ये 1 टेल्ड टेस्ट के लिए है, और यदि 2 टेल्ड टेस्ट के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग 0.075 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख रहे हैं जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 0.15। ये हमारी 2 टेल्ड टेस्ट के लिए p वैल्यू हो गई, ये हमारी 1 टेल्ड टेस्ट के लिए p वैल्यू हो गई। अब आप इसको कंपेयर करें, हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 0.05। तो 0.075 0.05 से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है। और 0.15 भी 0.05 से ज़्यादा है। और यदि हम 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो भी ये वैल्यू ज़्यादा है। तो हमने देखा था अभी कि जब हमारा p कम होता है अल्फ़ा से तब हम लोग हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जब हमारा p ज़्यादा होता है अल्फ़ा से तब हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा p कितना निकल रहा है, 1 टेल टेस्ट के लिए 0.075 और 2 टेल टेस्ट के लिए 0.15। मतलब ये p से ज़्यादा है, p ज़्यादा है अल्फ़ा से, दोनों ही केस में p अल्फ़ा से ज़्यादा है। तो हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की और p वैल्यू की। आप देख रहे हैं ये p की वैल्यूज़ हैं, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यूज़ दी हुई हैं ये सारी, और यहाँ सिग्निफिकेंस बताया गया है। अब यदि p की वैल्यू 0.02 है और अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है तो 0.02 कम होती है अल्फ़ा से, 0.65 है ये ज़्यादा है, 0.001 है ये कम है, 1.4 ये ज़्यादा है। ये जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं इनसे ये p वैल्यू का कंपेयर किया गया है। 0.02 कम है, 0.65 ज़्यादा है, 0.001 कम है, 1.4 ज़्यादा है। तो हमने पहले ही देखा कि यदि हमारी p वैल्यू अल्फ़ा से कम है तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है, और डिफरेंस कैसा होता है, सिग्निफिकेंट। यदि p वैल्यू हमारी ज़्यादा है तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्सेप्ट हो जाती है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं पाया गया, नॉट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं p वैल्यू बहुत कम है अल्फ़ा से, तो क्या हो जाएगी हमारी नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं 1.4 ज़्यादा है 0.05 से, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं p की वैल्यू, ये 0.01 सिग्निफिकेंस अल्फ़ा वैल्यू है। अब यहाँ आप देख रहे हैं 0.001, अल्फ़ा कितना है 0.01, तो ये वैल्यू कैसी है, कम है। 0.65 ये वैल्यू ज़्यादा है 0.01 से, 0.0002 ये वैल्यू बहुत कम है अल्फ़ा से, 1.4 ज़्यादा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये कम है, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट, यहाँ एक्सेप्ट, यहाँ रिजेक्ट, यहाँ एक्सेप्ट। तो जब रिजेक्ट होती है मीन सिग्निफिकेंट है, एक्सेप्ट होती है तो नॉट सिग्निफिकेंट है, रिजेक्ट सिग्निफिकेंट, एक्सेप्ट नॉट सिग्निफिकेंट। होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर। थैंक यू।